हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी इस कहानी में मुगल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसने हमें ताजमहल दिया, उसकी शुरुआत एक 12 साल के बेघर राजकुमार ने की थी। अजीब लगता है ना? ये कहानी है मुगलों की, एक ऐसी डायनेस्टी की जिन्होंने 300 से भी ज्यादा सालों तक इस जमीन की तकदीर को अपने हाथों से लिखा। हाँ, उनका दौर मतलब शानदार इमारतें, भयानक जंगें, क्या कुछ नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर मुगल भारत आए ही क्यों थे? क्या वजह थी? और इस पूरी कहानी की, इस भव्यता और हाँ क्रूरता की भी शुरुआत होती है सिर्फ एक इंसान से, एक निर्वासित राजकुमार से। तो चलिए, इस पूरी गाथा को ना हम 3 एक्ट्स में समझते हैं, मतलब 3 हिस्सों में। और पहला एक्ट है एक साम्राज्य का निर्माण। देखते हैं कि कैसे एक बेघर राजकुमार ने दुनिया की सबसे अमीर जमीन पर अपनी हुकूमत की नींव रख दी। तो ये है वो राजकुमार, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसकी रगों में ना 2 सबसे बड़े, सबसे खूंखार विजेताओं का खून था। एक तरफ तैमूर, दूसरी तरफ चंगेज खां। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, इतनी बड़ी विरासत होने के बावजूद सिर्फ 12 साल की उम्र में उसे अपने ही घर फरगाना से, जो आज के उज़्बेकिस्तान में है, निकाल दिया गया। अब कई साल तो वो भटकता रहा। फिर 1504 में उसने जैसे तैसे काबुल पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन काबुल बहुत छोटा था उसकी सोच के लिए। उसकी नजरें थीं भारत पर, वो जमीन जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। वही सीधी सी बात है, एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करना है तो दौलत तो चाहिए ना, और वो दौलत भारत में थी बेशुमार। और फिर किस्मत ने ऐसा पासा पलटा कि बाबर को वो मौका मिल ही गया जिसका उसे इंतजार था। हुआ ये कि दिल्ली के तख्त पर जो सुल्तान बैठा था, इब्राहिम लोदी, उसके अपने ही लोग उससे खुश नहीं थे। तो उसी के दरबारियों ने, उसके अमीरों ने बाबर को खुद न्योता भेज दिया कि आओ और हमारे सुल्तान को हटाओ। और बस इसी न्योते का नतीजा था 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई। ये भारतीय इतिहास की सबसे अहम लड़ाइयों में से एक है। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ बाबर के महज 12,000 सैनिक और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की 1 लाख से भी ज्यादा की फौज, जिसमें हाथी, घोड़े, सब कुछ था। कोई मुकाबला ही नहीं था, है ना? पर बाबर के पास एक ऐसी चीज थी, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जो लोदी के पास नहीं था, बारूद और तोपें। लेकिन देखिए, जीत सिर्फ तोपों से नहीं मिली, जीत मिली दिमाग से। बाबर ने एक कमाल का, मतलब शानदार जाल बिछाया। उसने क्या किया, सबसे आगे खाइयां खुदवा दी ताकि दुश्मन की सेना धीमी पड़ जाए। फिर बैलगाड़ियों को एक दूसरे से बांधकर एक दीवार सी बना दी और इन गाड़ियों के पीछे छिपा दी अपनी तोपें। अब जैसे ही लोदी की भारी भरकम सेना इस जाल में फंसी, बाबर के घुड़सवारों ने दोनों तरफ से हमला करके उन्हें घेर लिया। मतलब पूरी तरह से एक मास्टर स्ट्रोक था ये। तो बाबर ने नींव तो रख दी, पर इमारत अभी कच्ची थी। उसे मजबूत करना बाकी था, और यह काम उसके बेटे हुमायूं के लिए आसान नहीं था। उसका पूरा शासनकाल मतलब बहुत ही डामाडोल रहा। उसे तो 15 साल तक भारत से बाहर ही रहना पड़ा। और जब वो बेचारा बड़ी मुश्किल से दिल्ली वापस लौटा भी, तो कुछ ही समय बाद एक लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। क्या किस्मत थी! अब हुमायूं की मौत के बाद तो लगा कि भाई ये साम्राज्य तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है और शुरू होता है हमारा दूसरा एक्ट, शिखर। वो दौर जब मुगल साम्राज्य अपनी बुलंदी पर पहुंचा। और इस सुनहरे दौर का हीरो था अकबर, हुमायूं का बेटा, जो सिर्फ 13 साल की उम्र में बादशाह बना। अकबर को ही मुगल साम्राज्य का असली आर्किटेक्ट कहा जाता है। और क्यों ना कहा जाए, उसने लड़ाइयां जीती, जैसे पानीपत की दूसरी लड़ाई, चित्तौड़गढ़ का किला फतेह किया। पर उससे भी बड़ा काम था, उसने एक साम्राज्य को सच में जोड़ा। उसने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स हटा दिया, मतलब एक तरह का धार्मिक टैक्स, और सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया। उसने सिर्फ किले नहीं बनाए, फतेहपुर सीकरी जैसे पूरे के पूरे शहर बसा दिए। अकबर के बाद गद्दी पर आया उसका बेटा जहांगीर,
जहांगीर को लड़ाइयों से ज्यादा कला और संस्कृति में दिलचस्पी थी। लेकिन उसके दौर में एक ऐसा फैसला लिया गया जो आगे चलकर पूरे भारत का इतिहास बदलने वाला था। उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की इजाजत दे दी। उस वक्त ये एक छोटा सा फैसला लगा होगा, पर इसके नतीजे बहुत बहुत दूर तक जाने वाले थे। जहांगीर के बाद आया शाहजहां, और शाहजहां के दौर में मुगल साम्राज्य की दौलत अपने चरम पर थी। हम कितनी दौलत की बात कर रहे हैं? तो ऐसे समझिए कि उस वक्त दुनिया में जो भी सामान बनता था ना, उसका 1/4 मतलब 25% अकेले भारत में बन रहा था। सोच सकते हैं कितनी बड़ी इकोनॉमी होगी। और ये जो बेहिसाब दौलत थी ना, वो आज भी हमें शाहजहां की बनवाई हुई शानदार इमारतों में दिखती है। मोहब्बत की वो अमर निशानी ताजमहल, दिल्ली की पहचान लाल किला, मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास और वो मशहूर तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन, ये सब उसी गोल्डन एज की गवाही देते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई अपने शिखर पर होता है, तभी कहीं ना कहीं उसके पतन के बीज भी बोए जा रहे होते हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा और आखिरी एक्ट, पतन की कहानी। और ये पतन ये कहीं बाहर से नहीं आया, इसकी शुरुआत हुई परिवार के अंदर से ही। शाहजहां जैसे ही बूढ़ा हुआ, उसके बेटों में तख्त के लिए एक खूनी जंग छिड़ गई, और इस जंग में जीत हुई उसके तीसरे बेटे औरंगजेब की। उसने अपने सबसे बड़े भाई दारा शिकोह का सिर कलम करवा दिया और अपने ही पिता को, शाहजहां को, आगरा के किले में कैद कर दिया। वो शाहजहां जो अपने बची हुई जिंदगी में बस किले की खिड़की से अपना बनाया ताजमहल ही देख सकता था। औरंगजेब के तख्त पर बैठते ही समझिए साम्राज्य का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया। जो अकबर की धार्मिक सहिष्णुता वाली नीति थी, वो खत्म हो गई। हाँ, साम्राज्य का विस्तार तो बहुत हुआ, उसने खूब लड़ाइयां लड़ी, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मराठा, राजपूत और कई दूसरे समूहों ने बगावतें शुरू कर दी। औरंगजेब ने साम्राज्य को बाहर से तो बहुत बड़ा कर दिया, पर अंदर से उसे खोखला कर दिया। फिर 1707 में औरंगजेब की मौत हुई, और उसके बाद तो जैसे सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, एक के बाद एक बादशाह आए और गए। दिल्ली का तख्त एक मजाक बनकर रह गया था। कोई भी इस बिखरते हुए साम्राज्य को संभाल ही नहीं पा रहा था। और एक तरफ जहां दिल्ली में मुगलों की ताकत का चिराग बुझ रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक और ताकत का सूरज उग रहा था, और वो थे अंग्रेज। मुगलों की इसी आपसी लड़ाई और कमजोरी ने उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे भारत पर हावी होने का मौका दे दिया, जिसे कभी जहांगीर ने सिर्फ व्यापार की इजाजत दी थी। इस कहानी का अंत हुआ 1857 में, जब मुगल साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। और ये थे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय। एक राजा से ज्यादा एक शायर थे, जिसके पास नाम के अलावा कोई असली ताकत नहीं थी। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उन्हें देश निकाला दे दिया, म्यांमार भेज दिया, जहां 1862 में गुमनामी में ही उनकी मौत हो गई। तो 300 सालों के इस लंबे सफर के बाद विजय, संस्कृति और आखिर में पतन, इन सब के बाद मुगलों की असली विरासत क्या है? क्या ये सिर्फ ताजमहल और लाल किला जैसी इमारतें हैं, या फिर वो मिलीजुली संस्कृति, वो खाना, वो भाषा जो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है? या फिर ये एक सबक है उन गलतियों का जिनसे बड़े बड़े साम्राज्य भी बिखर जाते हैं? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग अलग है। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।